हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। आज हम कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 10, जिसका शीर्षक है शास्तियाँ और प्रक्रिया, और जिसके अंतर्गत धारा 92 से लेकर 106 ए तक इससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, और हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से इसे 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन प्रारंभ किया गया है। भाग 1 जो कि धारा 92 से लेकर 98 तक, तथा भाग 2 जो कि धारा 99 से लेकर धारा 106 ए तक हमारे द्वारा विभाजित की गई है। पिछले व्याख्यान में हमारे द्वारा भाग 1 जो कि धारा 92 से लेकर धारा 98 तक हमारे द्वारा विभाजित की गई थी, पर विस्तृत चर्चा की गई थी। आज हम धारा 106 ए तक हमारे द्वारा विभाजित की गई है, पर विस्तृत चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब है भाग 2 के अंतर्गत सबसे पहले धारा 99 बालक का दोहरा नियोजन अनुज्ञात करने के लिए शास्ति। इसके अनुसार यदि कोई बालक किसी कारखाने में किसी ऐसे दिन काम करेगा जिस दिन वह पहले ही अन्य कारखाने में काम करता रहा है, तो उस बालक के माता पिता या संरक्षक या वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में या नियंत्रण में वह बालक है, या जो उसकी मजदूरी से कोई प्रत्यक्ष फायदा अभिप्राप्त करता है, जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा दंडनीय होगा, जब तक न्यायालय को यह प्रतीत न हो कि बालक ने ऐसा काम उस माता पिता, संरक्षक या व्यक्ति की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना किया है। धारा 100 को कारखाना संशोधन अधिनियम 1987 1987 की धारा 38 के द्वारा 1 दिसंबर 1987 से निरसित या निरस्त कर दिया गया है। अब है सेक्शन 101 कतिपय दशाओं में अधिष्ठाता या प्रबंधक को दायित्व से छूट। इसके अनुसार जहां कारखाने के ऐसे अधिष्ठाता या प्रबंधक पर इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध आरोपित है, वहां वह अपने द्वारा सम्यक रूप से किए गए परिवाद पर और अपने ऐसा करने का आशय की अभियोजक को
न्यून 3 पूर्ण दिन की लिखित सूचना देने पर इस बात के लिए हकदार होगा कि वह ऐसे अन्य व्यक्ति को जिस पर वह वास्तविक अपराधी होने का आरोप लगाता है न्यायालय के समक्ष आरोप की सुनवाई के लिए नियत समय पर अथवा स्थगित सुनवाई की तारीख जहां ऐसा स्थगन 3 माह से अधिक का न हो पर पेश करवाए और यदि अपराध का किया जाना साबित हो जाने के पश्चात यथास्थिति कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबंधक न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर देता है कि ए इस अधिनियम का निष्पादन प्रवर्तित कराने के लिए उसने सम्यक तत्परता बरती है और बी उक्त अन्य व्यक्ति ने प्रश्नगत अपराध उसके ज्ञान, सम्मति या मौनानुकूलता के बिना किया है तो वह अन्य व्यक्ति अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाएगा और ऐसे दंडनीय होगा मानो वह कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबंधक हो और यथास्थिति अधिष्ठाता या प्रबंधक ऐसे अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी दायित्व से उन्मोचित कर दिया जाएगा परंतु यथापूर्वक साबित करने के प्रयास में यथास्थिति कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक की शपथ पर परीक्षा की जा सकेगी और उसके ऐसे किसी साक्षी का साक्ष्य जिसे अपने समर्थन में वह पेश करता है उस व्यक्ति की ओर से जिसे वह वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित करता है और अभियोजक द्वारा प्रति परीक्षा के अध्याधीन होगा परंतु यह और कि यदि अधिष्ठाता का प्रबंधक द्वारा वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आरोप की सुनवाई के लिए नियत समय पर नहीं लाया जा सकता तो न्यायालय इतनी कालावधि तक जो 3 माह से अनधिक होगी समय समय पर सुनवाई को स्थगित करेगा और यदि उक्त कालावधि का अंत होने तक भी वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता तो न्यायालय अधिष्ठाता या प्रबंधक के खिलाफ आरोप की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा और यदि अपराध साबित हो जाए तो अधिष्ठाता या प्रबंधक को सिद्ध दोष ठहराएगा अब है सेक्शन 102 न्यायालय की आदेश देने की शक्ति उपधारा 1 के अनुसार जहां कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबंधक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्ध दोष हो जाता है वहां न्यायालय कोई दंड अधिनिर्णित करने के साथ साथ लिखित आदेश द्वारा उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर जिसे न्यायालय यदि उचित समझे तो और उस निमित्त आवेदन पर समय समय पर बढ़ा सकेगा उन बातों का उपचार करने के लिए जिनके बारे में अपराध किया गया है ऐसे अध्युपाय करे जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाएं। उपधारा 2 के अनुसार जहां उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश किया जाता है वहां यथास्थिति कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबंधक न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि यदि कोई हो के दौरान अपराध के जारी रहने के संबंध में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय नहीं होगा किंतु यदि यथास्थिति कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के अंत तक
न्यायालय के आदेश का पूर्णतः अनुपालन नहीं हुआ है तो यथास्थिति अधिष्ठाता या प्रबंधक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अतिरिक्त अपराध किया है और न्यायालय उसके लिए उसे इसी अवधि के लिए कारावास भोगने के लिए जो 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माना देने के लिए जो ऐसी समाप्ति के पश्चात हर हर ऐसे दिन के लिए जिसमें आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है 100 रुपये तक हो सकेगा यथापूर्वक कारावास भोगने और जुर्माना देने या दोनों के लिए दंडाधिष्ट कर सकेगा। अब है सेक्शन 103 नियोजन के विषय में उपधारणा। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति भोजन या विश्राम के लिए अंतरालों के सिवाय किसी ऐसे समय जब काम हो रहा है या मशीनरी चल रही है कारखाने में पाया जाता है तो इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए उसके बारे में जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह समझा जाएगा कि वह उस समय कारखाने में नियोजित है। अब है सेक्शन 104 आयु के विषय में सिद्धि भार। उपधारा 1 के अनुसार जब कोई कार्य या लोभ किसी व्यक्ति के किसी विशेष आयु से कम का होने पर अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध होता है और ऐसा व्यक्ति न्यायालय की राय में प्रथम दृष्टया ऐसी आयु से कम का है तब यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी आयु से कम का नहीं है। उपधारा 2 के अनुसार प्रमाणकर्ता सर्जन द्वारा किसी कर्मकार के बारे में यह लिखित घोषणा कि उसने स्वयं उस कर्मकार की परीक्षा की है और वह विश्वास करता है कि वह कर्मकार ऐसी घोषणा में कथित आयु से कम का है इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए उस कर्मकार की आयु के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। अब है सेक्शन 104 ए क्या साध्य है कि सीमा साबित करने का भार इत्यादि या वह जो व्यवहार्य है इत्यादि की सीमा सिद्ध करने का भार। इसके अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन जिसमें किसी कार्य को करने के कर्तव्य या उपेक्षा की विफलता सम्मिलित होगी संबंधी अपराध से संबंधित प्रक्रिया में उस व्यक्ति जिस पर कर्तव्य या अपेक्षा के निर्वाह में विफलता का आरोप लगाया गया है पर यह सिद्ध करने का दायित्व होगा कि वह युक्ति युक्त रूप से व्यवहार्य नहीं था अथवा जैसी भी स्थिति हो सभी व्यवहार्य उपाय कर्तव्य या अपेक्षा को पूर्ण करने हेतु उठाए गए थे। अब है सेक्शन 105 अपराधों का संज्ञान। उपधारा 1 के अनुसार कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान किसी निरीक्षक या उसकी लिखित मंजूरी से किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा। उपधारा 2 के अनुसार प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का
विचारण नहीं करेगा। अब है सेक्शन 106 अभियोजनों के लिए परिसीमा। इसके अनुसार कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब के सिवाय नहीं करेगा जब तक कि उसके परिवार उस तारीख से 3 मास के अंदर कर दिया जाता है जिसको कि अभिकथित अपराध के किए जाने की जानकारी निरीक्षक को हुई। परंतु जहां अपराध किसी निरीक्षक द्वारा किए गए लिखित आदेश की अवज्ञा है, वहां उसके लिए परिवाद उस तारीख से 6 माह के अंदर किया जा सकेगा जिसको उस अपराध का किया जाना अभिकथित है। एक्सप्लेनेशन व्याख्या। इस धारा के उद्देश्य हेतु ए अनवरत अपराध के प्रकरण में समय के मियाद की गणना समय के प्रत्येक बिंदु के संदर्भ में जिसके दौरान अपराध नियंत्रित रहता है की जाएगी। बी जहां किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए समय मंजूर किया जाता है या कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर बढ़ा दिया जाता है, समय के मियाद की गणना उस दिन से की जाएगी जिस दिन मंजूर किया गया या बढ़ाया गया समय बीत गया। अब है सेक्शन 106 ए अपराध के लिए कार्रवाई इत्यादि ग्रहण करने के लिए न्यायालय का क्षेत्राधिकार। इसके अनुसार किसी संयंत्र के संचालन के संबंध में इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत अपराध के संबंध में किसी न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान करने के प्रयोजन हेतु उस स्थान पर अपराध कारित हुआ माना जाएगा जहां पर संयंत्र तत्समय स्थित है। इस प्रकार आज हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 10 जिसका शीर्षक है शास्तियाँ और प्रक्रिया और जिसके अंतर्गत धारा 92 से लेकर धारा 106 ए तक इससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं और जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत भाग 1 जो कि हमारे द्वारा धारा 92 से लेकर धारा 98 तक विभाजित किया गया था और जिस पर हमारे द्वारा विस्तृत चर्चा पिछले व्याख्यान में की गई थी और आज हमारे द्वारा भाग 2 जो कि हमारे द्वारा सेक्शन 99 से लेकर सेक्शन 106 ए तक विभाजित किया गया था पर विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।